नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी का एक नया विषय भारत की जनगणना 2011 लेके आ चुका हूँ। इस विषय को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर बने रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनगणना की। तो आधुनिक विश्व में सबसे पहले जो जनगणना है वो किस देश के द्वारा कराई गई थी? तो 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला पहला देश जो था वो स्वीडन था। कब कराई थी? तो 1749 में करवाई थी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया के अंदर दशकीय जनगणना भी होती है। अच्छा, 10 ईयर जो ये सेंसस होती है आपकी, जो दशकीय जनगणना होती है वो क्या होती है? तो दशकीय जनगणना जो हर 10 साल बाद आती है उसको दशकीय जनगणना कहा जाता है। तो 1790 में दशकीय जनगणना की जो शुरुआत है वो किस देश के द्वारा की गई थी? तो ये अमेरिका देश के द्वारा की गई थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया के अंदर सबसे पहले दशकीय जनगणना की शुरुआत कब और किसने की, तो बोलेंगे अमेरिका ने। कब की? 1790 में की। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला प्रथम देश, तो वो देश था आपका स्वीडन। देखिए, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद रखनी है और दोनों ही बातें यहाँ पे परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके बाद बात करते हैं भारत की। अगर भारत की बात करें तो भारत में 1872 में जनगणना की शुरुआत जो है वो हुई थी। और जनगणना की जब शुरुआत भारत में होती है तो किसके काल में, किसने जो है सबसे पहले भारत में जनगणना करवाई थी? तो भारत में लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में सबसे पहले खाली जनगणना करवाई जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सीधा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई? तो बोलेंगे लॉर्ड मेयो के समय हुई। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नियमित, बोले नियमित दशकीय, जो कि जैसे अमेरिका में जो शुरू हुई थी, ये भारत में कब शुरू हुई थी? तो भारत में नियमित जनगणना, कंटिन्यूसली जो सेंसस होनी थी आपकी, जो कंटिन्यू जो आपकी पॉपुलेशन जो सेंसस होनी थी, जनगणना जो होनी थी, वो कब होनी थी? तो याद रखना है आपका, ये 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने भारत में क्या की? नियमित जनगणना की शुरुआत कब की थी? 1881 से की थी। अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन और जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, भाई आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में हजारों के कोचिंग सेंटर कोचिंग नहीं ले सकते, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव रहने वाली है वो आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है। अच्छा, हमारे बैच में जो अभी तक रिकॉर्डेड क्लासेस हो चुकी है वो आपको अभी तक की, अगर आप हमारा बैच परचेज कर रहे हो तो फ्री मिलने वाली है। और अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे 7876145409, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7876145409। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अगर बात करें भारत की आज़ादी के 1947 के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो आज़ादी के बाद भारत में पहली जनगणना 1951 में होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत में आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना होती है तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन होते हैं? तो उस समय भारत के जो जनगणना आयुक्त थे वो RA गोपाल स्वामी थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो 1749 में जब भारत में पहली बार, 1951 में जब पहली बार स्वतंत्रता के बाद क्या होती है, जनगणना होती है, सेंसस होती है, तो भारत में जो जनगणना आयुक्त होते हैं वो RA गोपाल स्वामी होते हैं। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, जो जनगणना संगठन है, जो आपका जो ये पॉपुलेशन जो सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो ये करता है, ये किसके अधीन कार्य करता है? तो ये आपका सेंट्रल होम मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। और इसके उच्चतम जो अधिकारी, जो जनगणना के उच्चतम अधिकारी होते हैं वो जनगणना आयुक्त होते हैं। 2011 की जनसंख्या भारत की कौन से नंबर की जनसंख्या थी? ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो 2011 की जो जनगणना है वो भारत की जो है वो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि जो 2011 की जो जनगणना हुई थी इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर होता है मैस्कॉट। तो मैस्कॉट जो यहाँ पे था वो था इसकी प्रगणक शिक्षिका। एक शिक्षिका थी जिसने हाथ में किताब उठा रखी थी। तो सीधा क्वेश्चन आपसे जो है वो टीजीटी कमीशन में पूछा जा सकता है कि 2011 का जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, उसका मैस्कॉट क्या था, शुभंकर क्या था? तो क्या था आपका
प्रगणक शिक्षिका थी, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और इसका जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसका क्या था, इसका जो है वो 2011 की जो जनगणना है उसका क्या था, आपका शुभंकर था। और इसका आदर्श वाक्य जो था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। अगर बात करें 2011 की जनगणना के समय भारत के जो जनगणना आयुक्त थे वो डीसी चंद्रमौली। कौन थे, डीसी चंद्रमौली। एक क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत में जब 2011 में जनगणना होती है तो भारत के उस समय के जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे, तो बोलेंगे भैया डीसी चंद्रमौली। ये नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर सी चंद्रमौली, सॉरी डीसी नहीं है, क्या है, डॉक्टर सी चंद्रमौली जो है उस समय क्या थे, भारत के जनगणना आयुक्त थे। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि 2011 की जनगणना हुई थी उसमें कितने कुल प्रश्न पूछे गए थे। तो हर जनगणना में प्रश्न पूछे जाते हैं और 2011 की जनगणना में भी प्रश्न पूछे गए थे। तो 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए, 29 प्रश्न पूछे गए थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो 1,21,08,54,977। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यहाँ तक तो सेम दे दिया जाता है 1,21,08,00,000, लेकिन 54,977 हमेशा चेंज कर दिया जाता है। तो ये आपको लास्ट वाली डिजिट हमेशा याद रखनी है, कितनी है, 54,977 है। तो अच्छा याद रखें, भारत की जनसंख्या 2011 में टोटल विश्व की कितनी थी, 17.5% थी। तो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी, तो 17.5% लोग दुनिया के कहाँ पे रहते थे, भारत में रहते थे। देखिए मैं डिटेल से भी पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन पे क्वेश्चन भी पढ़ाता हूँ आपको। बस यूट्यूब पे हमारे कंटेंट को अगर आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट में अंतिम में आपको जब ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो हर हर महादेव लिखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना है, अगर थोड़ी भी मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अच्छा बात करें, ये तो भारत की टोटल पॉपुलेशन थी 1,21,08,54,977, लेकिन इसमें पुरुष कितने थे और महिलाएं कितनी थी, तो पुरुषों की संख्या 51.47% थी और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 48.53% थी। ये दोनों बातें भी आपको डिटेल से याद रखनी है। तो टोटल जनसंख्या हमने यहाँ पे देखी, पुरुषों की संख्या हमने देखी 51.67%, लगभग आप 51.5%, और 48.5% आपकी क्या थी, महिलाएं थी 48.53%। देखिए 2001 से 2011 के बीच भारत की जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है। दशकीय वृद्धि क्या होती है भाई, दशकीय वृद्धि का मतलब होता है कि 10 साल में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय वृद्धि दर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जरा स्टामा कर लीजिए। तो ये 17.7%, कितनी है, 17.7% आपकी क्या है, 2001 से 2011 के बीच क्या है, दशकीय वृद्धि दर थी। और अगर बात करें 1911 से 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या में एक भूचाल आता है दशकीय वृद्धि दर में। क्या होता है कि 1911 से हमेशा भारत की जो जनसंख्या है वो हर 10 साल में बढ़ी है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ है कि जनसंख्या माइनस में गई है। अच्छा इसके क्या कारण थे, उस साल को क्या जाना जाता है, तो आइए मेरे साथ डिटेल से जानते हैं। तो 1911 से 1921 ईस्वी के बीच क्या है, भारत में जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वो ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक का मतलब माइनस में चलेगी, कितनी, 0.31% हो गई। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार, तो भारत की जो सेंसस है, जनगणना है, उसके इतिहास में ही पहली बार हुआ कि भारत की जो जनगणना है वो माइनस में चली गई। और 1921 में ये ऐसा हुआ। 1911 से 1921 के बीच क्या होता है, भारी अकाल भारत में पड़ता है, बहुत सारी महामारी फैलती है, महामारी फैलने के कारण बहुत सारे लोग मरते हैं और जिसके कारण भारत की जनसंख्या बढ़ती नहीं है, 0.31% ऋणात्मक हो जाती है। और 1921 को इसीलिए ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। तो महान विभाजक वर्ष की संज्ञा किस वर्ष को दी गई है, तो महान विभाजक वर्ष की संज्ञा 1921 को दी गई है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है और इसको अंग्रेजी भाषा में बोले तो ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल
कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितने लोग रहते थे और ग्रामीण कितने रहते थे। तो अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 31.2% लोग शहरी रहते थे और ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा 2011 में होती थी। 68.8% लोग कहाँ पे रहते थे भाई, गाँव में रहते थे। और आप जबकि 31.2%, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा। अब सीधे आते हैं अपनी जनसंख्या पे। अगर जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का कौन सा है, तो यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो है आपका महाराष्ट्र। लेकिन अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का सिक्किम है और दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का कौन सा है, मिजोरम है। तो 4 राज्य आपने याद रखने हैं। एक तो रखना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो बोलेंगे यूपी है। फिर बोलेंगे सर्वाधिक सबसे कम सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला सिक्किम है। लेकिन अब क्वेश्चन लेवल बढ़ा के आएगा इस एग्जाम में, तो बोलेगा भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, बोलेंगे महाराष्ट्र। लेकिन बोलेंगे दूसरा सबसे कम दूसरा सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, तो वो आपका मिजोरम है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। फिर आपका पूछा जाता है कि भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो है आपका दिल्ली। कौन सा है आपका, दिल्ली है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या न्यूनतम है, तो है आपका लक्षद्वीप। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दश की वृद्धि। देखिए दश की वृद्धि क्या होता है, तो थोड़ा सा दश की वृद्धि के बारे में जान लेते हैं। दश की वृद्धि होता है कि 10 साल में किसने कितनी वृद्धि करी। तो भारत में सर्वाधिक जो दश की वृद्धि वाला राज्य है वो आपका मेघालय है। तो ये क्वेश्चन परीक्षाओं में सीधा पूछा जा सकता है कि भारत का वो राज्य जो कि सर्वाधिक दश की वृद्धि वाला है, तो वो कौन सा राज्य है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक दश की वृद्धि वाला राज्य जो भारत का है वो कौन सा है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो सर्वाधिक दश की वृद्धि वाला जो राज्य है वो आपका मेघालय है। मेघालय में 10 साल में जो है वो 27.9% वृद्धि हुई। और अगर बात करें दूसरा सर्वाधिक दश की वृद्धि दर वाला राज्य, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है आपका, अरुणाचल प्रदेश है। तो दश की वृद्धि 10 साल में मेघालय राज्य ने सबसे ज़्यादा 2001 से 2011 के बीच वृद्धि करी। और अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 26%। दूसरा सर्वाधिक दश की वृद्धि वाला भारत का राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन बोलेंगे सबसे कम दश की वृद्धि 10 साल में सबसे कम वृद्धि की नागालैंड ने। भाई नागालैंड में माइनस में चले गए, 0.6 माइनस 0.6 में, माइनस मतलब कि 0 से नीचे 0.6 जो है वो नीचे हो गए आपके नागालैंड वाले। बात करें आपका दश की वृद्धि में केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक जो दश की वृद्धि वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था आपका दादरा एवं नगर हवेली। कौन सा था, दादरा एवं नगर हवेली। भाई दादरा एवं नगर हवेली की बात करें तो यहाँ पे 55.9% क्या थी, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर सर्वाधिक दश की वृद्धि दर जिसकी है। क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट में आएगा तो बोलेंगे वो है दादरा एवं नगर हवेली। भाई यहाँ का जो दश की वृद्धि दर 2011 में था, ऐसा यूनियन टेरिटरी था जिसका सबसे ज़्यादा जो आपका 10 ईयर में जो दश की वृद्धि दर था, याद रखना है। और न्यूनतम जो दश की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। यहाँ पर 6.3% ही आबादी बढ़ी थी। लेकिन भैया राज्य आपको अलग याद रखने, राज्य इंपॉर्टेंट है दश की वृद्धि दर में। दश की वृद्धि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा, सबसे कम नागालैंड में। केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली में, और न्यूनतम जो हुई थी केंद्र शासित प्रदेशों में वो लक्षद्वीप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व। अगर बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व का जो तात्पर्य होता है कि 1 किलोमीटर या प्रति वर्ग किलोमीटर के पीछे निवासित औसत जनसंख्या, मतलब 1 किलोमीटर के पीछे कितने लोग रहते हैं। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है, भारत की अगर बात करें पूरे भारत के जनसंख्या घनत्व की, तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की। भारत में 1 किलोमीटर के पीछे कितने लोग रहते हैं, 382 लोग रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब आप बखूबी रूप से समझ गए होंगे कि 1 किलोमीटर के पीछे कितने लोग, 1 प्रति वर्ग किलोमीटर के पीछे कितने लोग रहने वाले हैं, तो उसको ही बोलेंगे आपका जनसंख्या घनत्व। अच्छा ये बात तो आप डिटेल से समझ गए।
बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर बात करें राज्यों की, तो सर्वाधिक भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भारत का कौन सा है? बिहार है। बिहार में भाई 1 किलोमीटर के पीछे 1106 लोग। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वो राज्य जिसका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो क्या बोलेंगे? बिहार राज्य है। अगर बोलेंगे दूसरा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व वाला 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बोलेंगे पश्चिम बंगाल है। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर बोलेगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। और दूसरा जो है आपका कौन सा है? मिजोरम है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका दिल्ली है। और अगर बात करें आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो अंडमान और निकोबार है। तो दिल्ली में देख लो भाई। और अगर दोनों घुमा के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में ऐसे ही पूछता है स्टूडेंट कि भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जहां का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो क्या बोलेंगे? फिर दिल्ली ही आएगा, क्योंकि दिल्ली में 1 किलोमीटर के पीछे लोग दिल्ली दिल्ली भागते रहते हैं भाई। यहाँ पे 1 किलोमीटर के पीछे 11,320 लोग रहते हैं। इतना रश यहाँ पे भरा है, तो आप देख सकते हैं। और अंडमान निकोबार में 1 किलोमीटर के पीछे 46 लोग रहते हैं। तो भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश 2011 के अनुसार जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो आपका केंद्र शासित प्रदेश जो आपका दिल्ली है। और अगर बात करें आपका राज्य की, तो राज्य में बिहार भी किसी से कम नहीं है। यहाँ भी 1 किलोमीटर के पीछे 1106 लोग निवास करते हैं। और दूसरा आपको जरूर याद रखना है, दूसरा है पश्चिम बंगाल, जिसको आप वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगला अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगला है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात होता है सेक्स रेशो। भाई सेक्स रेशो क्या होता है, लिंग अनुपात क्या होता है, तो इसको भी मैं बहुत ही डिटेल से आपको सिखाने वाला हूँ। तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। कि भाई 1000 जो पुरुष है उनकी तुलना में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, उसको क्या कहेंगे? लिंग अनुपात कहेंगे। तो 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है, उसको ही कहते हैं लिंग अनुपात। अब आप बोलेंगे भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। भारत में 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिलाएं हैं। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए ये तो भारत का लिंग अनुपात आपने बताया। अब बात करते हैं राज्यों की। तो राज्यों में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ऐसा राज्य जिसका सर्वाधिक सेक्स रेशो है, सर्वाधिक लिंग अनुपात है, तो है आपका केरल का। केरल राज्य, केरला का सर्वाधिक सेक्स रेशो है। दूसरा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य ये आपका तमिलनाडु है, इसका 996 है। और अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का न्यूनतम है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हरियाणा का कितना है। तो हरियाणा का अगर मैं बताना चाहूँ तो 879 है। तो हरियाणा का 879 जो है वो क्या है? सेक्स रेशो है। भारत का वो राज्य जिसका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात, तो बोलेंगे हरियाणा का है। अगर बात करें यूटी की, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पुडुचेरी है। इसका लिंग अनुपात 1037। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और न्यूनतम जो लिंग अनुपात है वो दमन एवं द्वीप का है। इसका कितना है? 618 है। ये भी आपको डिटेल से याद रखे जाना है। देखो एक होता है सेक्स रेशो, लिंग अनुपात, और एक होता है आपका चाइल्ड सेक्स रेशो। अगर बात करें चाइल्ड सेक्स रेशो की, शिशु लिंग अनुपात की, तो इसमें क्या होता है? तो जितने भी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के प्रति 1000 बालकों की संख्या में की तुलना में इसी वर्ग की, मतलब 6 साल तक की, जन्म से लेकर 6 साल तक की जो बालिकाएं होंगी उनकी संख्या का अनुपात कितना है। मान लो मैं एक बार यहाँ फॉर्मूले की उसी को क्या कहेंगे? शिशु लिंग अनुपात। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए शिशु लिंग अनुपात कितने से कितने साल के बच्चों का होता है। तो 0 से 6 साल के बच्चों का होता है। फिर इसमें कंपेयर क्या किया जाता है? जैसे कि लिंग अनुपात में क्या है? 1000 पुरुषों की तुलना में कितनी महिलाएं हैं। और भारत का जो शिशु लिंग अनुपात है वो कितना है? 999 है, 1919 है। तो भारत का शिशु लिंग अनुपात भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 919 क्या है? 919 क्या है? भारत का लिंग अनुपात है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है साथ में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो 1000 पुरुष है, 0 से 6 साल के जो 1000 बालक है, 0 से 6 साल के 1000 बालकों की तुलना में कितनी 0 से 6 वर्ष की बालिकाएं हैं, इसको ही आपका शिशु लिंग अनुपात कहा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शिशु लिंग अनुपात आपको पता होना, क्योंकि लिंग अनुपात हर कोई याद करके जाता है। अगर आपने शिशु लिंग अनुपात को याद नहीं किया है तो आपको यहाँ पे दिक्कत आने वाली है।
तो बात करें सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य भारत का अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में का जो शिशु लिंग अनुपात है वो 972 है। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के बालकों की तुलना में सबसे ज़्यादा 972 बालिकाएं हैं। 2011 की जनगणना का डाटा ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ। मिजोरम दूसरे नंबर पे, दूसरा सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य 2011 के अनुसार मिजोरम 970 इसका है। और न्यूनतम यहाँ भी हरियाणा है। हरियाणा में 834 जो है वो बालिकाएं ही जो है 1000 बालकों की तुलना में पैदा होती है 0 से 6 साल की। और पंजाब में कितना है? पंजाब का 846 है। मतलब कि हरियाणा से थोड़ा सा कम आपका पंजाब का भी है। तो ये दोनों आपको हरियाणा और पंजाब साथ साथ भी है। और हरियाणा और पंजाब का जो शिशु लिंग अनुपात है वो सबसे कम है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश जिसका शिशु लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है तो वो अंडमान निकोबार है, इसका 968 है। और अगर बात करें न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य तो वो दिल्ली है, कितना है? 871 है। दोनों बातें देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना बेहतर तरीके से इन बातों को याद रखोगे उतनी बेहतर तरीके से ये बातें आपको नंबर दिलाने वाली हैं। वापस चलते हैं, अब बात करते हैं साक्षरता की, लिटरेसी रेट की। भाई लिटरेसी रेट क्या होता है? तो 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है। बोले भैया 7 साल का या उससे ज़्यादा का अगर कोई व्यक्ति है और उस किसी भी भाषा को समझ सकता हो, उसे लिख सकता हो, उसे पढ़ सकता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे, पढ़ा लिखा कहते हैं। तो ये आपको पहली स्टेटमेंट तो लिटरेसी रेट के लिए यही पता होनी चाहिए, साक्षरता दर के लिए, कि उम्र 7 साल होनी चाहिए, वो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो, उस भाषा को लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, तो उसी को हम साक्षर कहेंगे। देखिए साक्षरों के लिए क्या करना है, 7 साल की आयु वाले 100 बालक और गुना में साक्षरों की संख्या कितनी है। भारत का जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो 2011 की जो जनगणना है 74.04। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर 2021 की जनगणना क्यों नहीं हुई। भाई भारत में कोरोना आ गया और कोरोना के कारण भारत क्या पूरे विश्व में ये कोविड-19 की जो बीमारी आती है इसके कारण जो है वो क्या है, आपका जनगणना 2021 नहीं हो पाती है, जो कि अभी नियमित डिजिटल तरीके से होनी है। और जैसे ही ये इसका डाटा बाहर आता है वैसे ही हम आपको इसके बारे में डिटेल से हर एक चीज़ बता देंगे। और अगर बात करें वर्तमान में अब भारत की जो जनसंख्या है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो हो गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात भारत के लिए उपलब्धि, क्योंकि धीरे धीरे जिस प्रकार से जनसंख्या का जो लेवल भारत में बढ़ रहा है ये बहुत एक चिंता का विषय भी मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या है, हमको संसाधन चाहिए होंगे। अच्छा, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला भारत का राज्य, लिंग अनुपात भी सर्वाधिक इसका आपका केरल राज्य का, और साक्षरता दर में भी सबसे पहले आपका केरल 2011 के अनुसार 94% लोग यहाँ पे पढ़े लिखे थे। मिजोरम आपका दूसरे नंबर पे 91.3%। और अगर बात करें, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वो राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो बिहार जो भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, 61.8% लोग मात्र पढ़े लिखे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और भारत का दूसरा राज्य जो कि जिसकी लिटरेसी रेट दूसरा सर्वाधिक में सबसे कम है, साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, दूसरे नंबर पे सबसे कम है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो केरल है, दूसरे नंबर पे मिजोरम बहुत बार पूछा गया है, दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य भारत का मिजोरम। लेकिन न्यूनतम साक्षरता दर वाला पहला राज्य बिहार और दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश। और अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो लक्षद्वीप भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का साक्षरता दर यहाँ पे क्या है, 91.8% है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो भारत का राज्य है वो नगर हवेली है। ये बात दादरा एवं नगर हवेली है। तो सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश वाला आपको याद रखना है साक्षर दादरा नगर हवेली है। 76% लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। और लक्षद्वीप का जो है वो 91.8% लोग है। और भारत का टोटल जो है वो 74.04% है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा थी और शहरी जनसंख्या
कहाँ पे ज़्यादा थे। अगर बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, तो भारत का वो था हिमाचल प्रदेश। भाई हमारा हिमाचल में 90% लोग कहाँ पे रहते थे, गाँव में रहते थे। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे होती थी, आपके गोवा में होती थी। भाई गोवा में देखो, अगर गोवा की बात करें, यहाँ पे सबसे कम लोग गाँव में रहते थे, 37%, 37.8% लोग गोवा में 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में 90% लोग जो है वो गांव में रहते थे। भाई पहले आपको पता है, आप सब लोग कहाँ से बड़े हैं, मैक्सिमम लोग तो गांव से बड़े हैं। अब ये कुछ सालों से 5-6 सालों से एक ट्रेंड आ रखा है कि चलो गांव से शहरों की ओर चलो, वहाँ पे अच्छे स्कूल है, अपने बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, शहरों में ही अच्छे से पढ़ाई होती है। पहले हम सब लोग तो गांव से ही पढ़े हैं, सरकारी स्कूल से। आप में से भी बहुत सारे लोग जो एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे, किसी अदर एग्ज़ाम की, तो सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ये उस ज़माने में ऐसा होता था। और हिमाचल प्रदेश में अगर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है। आपको पता है दिल्ली में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है। और न्यूनतम जो आपकी शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, आपका अंडमान निकोबार है। यहाँ पे 37.7% लोग रहते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला। देखो गांव के लोग जब हिमाचल में सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो शहर के लोग भी सबसे कम कहाँ पे रहते होंगे, हिमाचल में रहते होंगे। हिमाचल की जो न्यूनतम जो शहरी, हिमाचल में मात्र सिर्फ 10% लोग शहरों में रहते हैं। तो याद रखना, हिमाचल 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर तो बोलेगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में रहती थी, बोलेंगे हिमाचल। लेकिन अगर उल्टा पूछ लिया कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या, सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ रहती थी, तो भाई जहाँ पे गांव के जो लोग ज़्यादा रहेंगे तो शहरों में तो कम रहने थे। तो हिमाचल की न्यूनतम शहरी जनसंख्या भी 10% थी। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो अनुसूचित जाति, जिसको आप एससी शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इसकी टोटल जनसंख्या 20.14 करोड़ थी। देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसके अनुसार जो है वो शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी। कितनी थी, कम नहीं, ठीक ठाक थी, 20.14 करोड़ थी, मतलब 20 करोड़ 14 लाख थी। अच्छा, शेड्यूल कास्ट एक होता है शेड्यूल ट्राइब, दोनों की बात करेंगे। भाई भारत में सबसे ज़्यादा एससी वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को एक साथ लपेट देंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, दोनों क्लियर हो जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो भारत का ऐसा राज्य जहां पर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, चाहे वो राज्य है चाहे यूटी है, दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो भारत का ऐसा राज्य जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन या यूनियन टेरिटरी भी आप बोल सकते हैं, तो है आपका उत्तर प्रदेश। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, एससी जनसंख्या वाला, शेड्यूल कास्ट जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका पंजाब है। पंजाब में 31.9% लोग, कितने भैया, क्या बोलेंगे, 31.9% लोग जो है वो कहाँ पर है, आपके पंजाब में है। वो क्या है, पड़े आपके पंजाब में जो है वो किसके, एससी के हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखना। तो एससी के लोग पंजाब में 31.9% सबसे कम रहते हैं। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा, तो वो आपके यूपी में काफ़ी रहते हैं। ये था आपका एससी। अब बात करते एसटी की। तो 2011 की जो सेंसस हुई थी उसके अनुसार जो देश में अनुसूचित जनजाति, अब पहले तो जाति था, फिर शेड्यूल कास्ट इसको बोला, लेकिन अब जनजाति है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एसटी, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या 10.43 करोड़। शेड्यूल ट्राइब थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, और हिमाचल की जो हाटी जनजाति अभी जो है वो गिरिपार सिरमौर के क्षेत्र में ये हाटी जनजाति पड़ती है, उसको भी जो है वो ट्राइबल का दर्जा जो है वो मिल ही गया है। बस थोड़ी सी उम्मीद यहाँ पे बची है। और उसके बाद हिमाचल के जो गिरिपार क्षेत्र के हाटी लोग हैं उनको भी दर्जा यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा टोटल 10.43 करोड़ इनकी जो हाटी होता है, जनजाति होती है, वो क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाला भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वाला जो भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, वो मध्य प्रदेश है। और अगर बात करें भारत का सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है लक्षद्वीप। भाई
चाहे केंद्र शासित प्रदेश है चाहे राज्य है, दोनों को लपेट दिया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है वो लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप में 94.8% लोग जो है वो क्या रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।